जय हिंद दोस्तों, मैं हूं अनूप और आप सब लोग देख रहे हैं ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट। तो दोस्तों, ब्रिटिश नेवी द्वारा अपने सबमरीनों को स्टेल्थ बनाने के लिए और दुश्मन के नजर से छुपाने के लिए नया तकनीक का इस्तेमाल किया गया। दोस्तों, इस तकनीक में जिस तरीके से एक फाइटर एयरक्राफ्ट को विजुअली स्टेल्थ बनाया जाता है, ब्रिटिश नेवी अब उसी तरीके से कैमोफ्लेज पेंटिंग के द्वारा अपने सबमरीनों को स्टेल्थ बना रहा है। तो दोस्तों, आज के वीडियो के सबसे पहले हिस्से में मैं आप लोगों को ब्रिटिश नेवी के यही नया टेक्निक के बारे में बताऊंगा, जबकि वीडियो के दूसरे हिस्से में अमेरिका द्वारा बनाए जाने वाले सीक्रेट लेजर हथियार के परीक्षण के बारे में बताऊंगा। तो डिटेल में जानने के लिए वीडियो के आखिर तक बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। तो दोस्तों, हाल ही में कुछ ब्रिटिश नेवी के सबमरीनों के फोटो को जारी करते हुए दिखाया जा रहा है कि इन सबमरीनों में किस तरीके से कैमोफ्लेज पेंटिंग का इस्तेमाल करते हुए सबमरीनों को स्टेल्थ बनाने का प्रयास किया जा रहा है। इवन इन सबमरीनों में एक अजब तरीके का झंडा भी लगाया हुआ है, जो देख के लग रहा है कि संभावित ये समुद्री लुटेरों के ऊपर बनाए हुए मूवी में जिस तरीके का झंडे का इस्तेमाल किया जाता है लगभग वही है। पर ब्रिटिश नेवी के द्वारा अपने सबमरीनों को इस तरीके से कलर में रंगने का क्या जरूरत है। दोस्तों, बेसिकली अगर आप मॉडर्न सबमरीनों को देखें तो ये अंडर वाटर नेविगेशन और डीप सी के लिए काले रंग से रंगा जाता है ताकि ये समुद्र के गहराई में आसानी से छुपे रह सके। पर ब्रिटिश नेवी के द्वारा अगर इसमें कैमोफ्लेज पेंटिंग का इस्तेमाल किया गया है तो इसके पीछे असल मकसद है क्या। दोस्तों, यहाँ पे जो सबमरीनों के फोटो को लेकर चर्चा किया जा रहा है वो असल में रॉयल नेवी के HMS ओटिस और HMS पोर्शियम है। और इन सबमरीनों के जो फोटो फिलहाल पब्लिश किया जा रहा है वो असल में बहुत ही पुराना फोटो है। संभावित ये फोटो 1991 के है, जब ये सबमरीन अपने इराक में मिशनों को कंप्लीट करके इंग्लैंड में स्थित पोर्ट्समाउथ में रिटर्न हुए थे। दोस्तों, ये जो दोनों सबमरीन है ये असल में रॉयल नेवी के ओबरन क्लास के सबमरीन है। दोस्तों, इन सबमरीनों का कंस्ट्रक्शन 1960 में शुरू हुआ था और ऐसा करीबन 27 सबमरीनों को बनाया गया था। इन सबमरीनों को रॉयल नेवी के अलावा रॉयल ऑस्ट्रेलियन नेवी, रॉयल कैनेडियन नेवी, ब्राजीलियन नेवी और चिलियन नेवी द्वारा इस्तेमाल किया जाता था। बाद में इन सबमरीनों को कई बार अपग्रेड किया गया और इसमें मार्क 24 टॉर्पेडो और हार्पून मिसाइलों को भी लगाया गया। गल्फ लड़ाई के समय अर्जेंटली रॉयल नेवी की तरफ से ऐसे 2 सबमरीनों का तैनाती SAS स्पेशल फोर्सेस के साथ इराक और कुवैत में स्पेशल मिशनों के लिए किया गया था। और दोस्तों, उस समय लड़ाई में इन सबमरीनों का इस्तेमाल ना ही एंटी शिप और ना ही लैंड अटैक के लिए किया गया, बल्कि इसका असल मिशन स्पेशल फोर्सेस के ट्रूप को कैरी करना था और इराक और कुवैत के कोस्टल रीजन में स्पेशल ऑपरेशनों को अंजाम देना था। और दोस्तों, रात में इन्हें सर्च लाइटों के द्वारा देखा ना जा सके या देखने पे ये सबमरीन है बोल के पहचाना ना जा सके, इसी वजह से इसे कैमोफ्लेज पेंट में भी तब्दील किया गया था। इन सबमरीनों का इस्तेमाल करके SAS के स्पेशल फोर्सेस को समुद्र के तट में भी डिप्लॉय किया जाता था और बाद में उन्हें रेस्क्यू भी किया जाता था। जबकि दोस्तों, इस फोटो में जो सबमरीनों का जिक्र किया गया उनमें ब्रिटिश फ्लैग के अलावा एक नेवल फ्लैग और एक पायरेट्स का फ्लैग भी होस्ट किया हुआ है। और दोस्तों, इन दोनों फ्लैगों का ही अलग अलग मीनिंग है। यहाँ पे जो सबमरीन के ऊपर पायरेट्स का फ्लैग, उसका ये संकेत है कि ये दोनों ही सबमरीन सक्सेसफुली अपने एक्चुअल डिप्लॉयमेंट मिशन को कंप्लीट करके वापस आया है। जबकि जो लंबा इंग्लिश फ्लैग है उसका मतलब है कि ये अपने होम पोर्ट में रिटर्न आ चुका है, जिसे एक तरीके से रिटर्निंग फ्लैग भी कहा जाता है। तो दोस्तों, ट्रेडिशन से बाहर निकल के ब्रिटिश नेवी द्वारा जो अपने सबमरीनों को कैमोफ्लेज पेंटिंग से रंगा गया था, उसका असल मकसद लाइन ऑफ साइट से इन सबमरीनों को बचाना था। जबकि ये सबमरीन समुद्र के नीचे स्टेल्थ होने के लिए ऐसे पेंट का सहारा नहीं ले रहा था, बल्कि ऑफशोर में डिप्लॉयमेंट और मिशन के लिए इस तरीके का कैमोफ्लेज पेंट का सहारा ले रहा था। इवन अगर देखे तो मॉडर्न जमाने में ऐसे पेंट का फिलहाल कोई जरूरत नहीं होता है, क्योंकि अब इस तरीके से पेंट करके सबमरीनों को ऑफशोर में छुपाना काफी मुश्किल होता है। इवन इस तरीके के डिप्लॉयमेंट के लिए भी अब सबमरीनों का जरूरत नहीं पड़ता है, बल्कि नेवी के पास अत्याधुनिक जहाज और अत्याधुनिक डाइविंग सपोर्ट वेसल भी होता है, जिसके इस्तेमाल करके ऐसे स्पेशल फोर्सेस के ट्रूप्स का डिप्लॉयमेंट किया जा सकता है। तो दोस्तों, हाल ही में अमेरिकी एयरफोर्स के रिसर्च लेबोरेटरी को पहला शील्ड लेजर वेपन सिस्टम हैंडओवर किया गया है ताकि इसका टेस्ट और एवोल्यूशन हो पाए। और अमेरिकी एयरफोर्स का ये जो अचीवमेंट है इसका श्रेय जाता है लॉकहीड मार्टिन, बोइंग और नॉर्थवेव गवर्नमेंट जैसे बड़े महत्वपूर्ण अमेरिकी एरोनॉटिकल कंपनियों को, क्योंकि ये तीनों कंपनी साइड बाय साइड शील्ड वेपन प्रोग्राम में काम कर रहा था। दोस्तों, ऑफिशियल जानकारी के मुताबिक ये जो हथियार है इसका इंडोर टेस्ट या रूम टेस्ट कंप्लीट हो चुका है। अब कंपनी के तरफ से इसे अमेरिकी एयरफोर्स को हैंडओवर करने का तैयारी किया जा रहा है ताकि इसका एक्चुअल मिशन में किस तरीके से इस्तेमाल किया जाएगा उसके ऊपर परीक्षण किया जा सके। दोस्तों, ये जो शील्ड वेपन है ये असल में एक तरीके का ऐसा लेजर वेपन है जिसे पोर्ट माउंटेड वेपन भी कहा जा सकता है। मतलब जिस तरीके से 4th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्टों में इलेक्ट्रॉनिक पोर्ट या फिर रिकॉग्निशन पोर्ट लगाया जाता है, वैसा ही इसे किसी भी 4th जनरेशन के अमेरिकी फाइटर एयरक्राफ्टों के अंडर बैली लगाया जा सकता है। और दोस्तों, इस सक्सेस के बाद लॉकहीड मार्टिन कंपनी की तरफ से भी जानकारी देते हुए कहा गया है कि यह हथियार का डेवलपमेंट काफी ज्यादा जटिल था, क्योंकि उन्हें एक ऐसे लेजर जनरेटर का डेवलपमेंट करना था जो आकार में इतना छोटा हो कि फाइटर एयरक्राफ्ट के अंडर बैली हथियार लगाने के पॉड में इसे लगाया जा सके, साथ में इतना ताकतवर हो कि इसका इस्तेमाल करके
दुश्मन के फाइटर एयरक्राफ्टों के ऊपर हमला भी किया जा सके। दोस्तों हथियारों को लेकर यह भी कहा जा रहा है कि इसे खाली 4th जनरेशन के फाइटर एयरक्राफ्टों में नहीं बल्कि अन्य कई तरीके के प्लेटफॉर्म में लगाया जा सकेगा, जबकि इसके पास ऐसा कैपेबिलिटी है कि यह सबसोनिक स्पीड में और जस्ट सुपरसोनिक स्पीड मतलब साउंड के स्पीड से थोड़ा कम या थोड़ा ज्यादा रफ्तार के रेंज में भी इस्तेमाल हो सकेगा। दोस्तों इन हथियारों का असल मकसद फाइटर एयरक्राफ्टों के द्वारा दुश्मन के मिसाइलों को मार गिराना होगा। इसके पास इतना ताकत होगा कि ये हवा में उड़ने वाले मिसाइलों को हवा में ही ध्वस्त कर पाएगा। दोस्तों हथियारों के जानकारी देने के अलावा अमेरिका की तरफ से इन हथियारों को लेके एक सिमुलेटेड वीडियो भी जारी किया गया है, जिनमें F-16 एयरक्राफ्टों में हथियारों के इस्तेमाल को दिखाया गया है। दोस्तों इस तरीके के लेजर हथियारों को फिलहाल 6th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्टों में इस्तेमाल करने के लिए कई सारे देशों के द्वारा डेवलप किया जा रहा है। खास करके ब्रिटेन और फ्रांस जैसे देशों की तरफ से जो 6th जनरेशन के फाइटर एयरक्राफ्ट के कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाया जा रहा है, उसमें ऐसे हथियारों के इस्तेमाल का बात कहा जा रहा है। इवन 6th जनरेशन के फाइटर एयरक्राफ्ट के एक मेन हथियार के रूप में लेजर हथियारों को ही देखा जा रहा है, पर अमेरिका द्वारा अगर इसे एक एक्सटर्नल पॉड में सेट करने का पूरा तैयारी किया गया है तो ये आने वाले समय में फाइटर एयरक्राफ्टों के हथियारों में काफी तब्दीली लाएगा। इवन दोस्तों ऐसे पावरफुल लेजर हथियारों को पॉड के सहारे 4th जनरेशन या नॉन स्टेल्थ फाइटर एयरक्राफ्टों में भी लगाया जा सकेगा, जो इसे 6th जनरेशन के हथियारों वाला एयरक्राफ्टों में तब्दील कर सकेगा। दोस्तों इस तरीके का हथियारों का इस्तेमाल ग्राउंड बेस भी किया जाने का तैयारी किया जा रहा है और खास करके मिसाइल डिफेंस शील्ड में ऐसे लेजर हथियारों का इस्तेमाल का बात कहा जा रहा है। दोस्तों लेजर हथियारों को खास करके दुश्मन के मिसाइलों के खिलाफ एक सटीक हथियार के रूप में इसीलिए भी देखा जा रहा है क्योंकि ये बारीकी से पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ हमला कर सकता है। अमेरिका द्वारा अगर फ्यूचर में अपने F-16, F-15 और F-18 जैसे फाइटर एयरक्राफ्टों में ऐसे हथियारों को लगाया जाना पॉसिबल होता है तो दोस्तों अमेरिका हवाई लड़ाई के रूप ही बदल देगा। इवन अमेरिका का जो NGDA मतलब नेक्स्ट जनरेशन एयर डोमिनेंस मतलब 6th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट का कॉन्सेप्ट है, संभावित उसमें भी इसी तरीके का हथियार का इस्तेमाल किया जाएगा, लेकिन ये पॉड माउंटेड होगा या फिर इनबिल्ट होगा इसके बारे में अब तक कोई जानकारी नहीं है। इवन दोस्तों लेजर वेपन में भी कई सारे कैटेगरी होता है। बेसिकली जो लेजर वेपन होता है उसे डायरेक्ट एनर्जी वेपन कहा जाता है और इसमें इलेक्ट्रिक बीम या इलेक्ट्रॉनिक बीम का इस्तेमाल किया जाता है, जो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली दुश्मन के हथियारों को तबाह कर सकता है। जो डायरेक्ट मेथड में ये काम करता है वो बेसिकली दुश्मन के हथियार को पेनिट्रेट करते हुए उसे फिजिकली डैमेज कर देता है, जबकि जो इनडायरेक्ट मेथड इसमें इस्तेमाल किया जाता है वो बेसिकली दुश्मन के हथियार के अंदर इस्तेमाल होने वाले इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंटों को ऐसे डैमेज करता है कि वो और काम के लायक नहीं बचता है। अमेरिका द्वारा जो लेजर वेपन का डेवलपमेंट किया गया है वो किस मेथड में इस्तेमाल होता है इसका तो अभी तक जानकारी नहीं है, लेकिन माना जा रहा है कि अमेरिका दोनों तरीके का हथियारों का ही इस्तेमाल कर सकता है। इवन लेजर हथियारों को लेकर भी कई सारे गाइडलाइन बनाया जा रहा है ताकि इसका घातक रूप में इस्तेमाल ना किया जा सके और इसका इस्तेमाल से एनवायरमेंट या साधारण लोगों के सेहत के ऊपर कोई असर ना पड़े। तो कुल मिला के अमेरिका का ये हथियार का टेस्ट अब लेजर हथियार के रेस को बढ़ा सकता है और माना जा रहा है कि अमेरिका के बाद संभावित अब रशिया, चाइना जैसे देश भी इस दौड़ में अपने आप को आगे लेने का प्रयास कर सकता है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बना हुआ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आप मेरा वीडियो देख पाए सबसे पहले। जय हिंद।